अगले दिन रक्षाबंधन था तो सुबह से ही तैयारियां चालू थी। शिव एक्सरसाइज के बाद नहा धोकर नीचे पहुंचा तो हॉल में ही अनुराधा जी दिख गई। तो शिव उनकी तरफ ही बढ़ गया और उनके पास जाकर मुस्कुरा कर कहा, गुड मॉर्निंग मासा। उसकी आवाज़ सुनते ही अनुराधा जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान फैल गई। वो उसकी तरफ मुड़ गई और उन्होंने भी मुस्कुरा कर कहा, गुड मॉर्निंग बेटा जी, आप तो तैयार भी हो गए। हम अभी आपको बुलाने ही वाले थे। हम सबको भाईसा के घर जाना है, आपको भी साथ जाना है, राखी वहीं बंधेगी। कृतिका भी आपकी राह देख रही है। जी मासा, आप सब निकल जाइए, हम कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। शिव ने सौम्य सी मुस्कान के साथ अपनी बात कही। उसकी बात सुनकर अनुराधा जी ने तुरंत सवाल किया, क्यों बेटा, आप हमारे साथ क्यों नहीं जाएंगे? उनके सवाल पर शिव ने एक बार फिर मुस्कुरा कर कहा, मासा आज रक्षाबंधन है तो खाली हाथ तो अपनी बहनों से राखी नहीं बंधवा सकते ना, तो उनके लिए तोहफा लेने जाना है। आप सब चले जाइए, हम कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। वैसे भी मुहूर्त तो 10:30 बजे से शुरू हो रहा है, उससे पहले ही हम वहां पहुंच जाएंगे। अब अनुराधा जी ने मुस्कुराकर उसको जल्दी आने का बोलकर जाने दिया। तो शिव ने भी अपनी बसंती ली और वहाँ से निकल गया। यहाँ से बाकी सब तैयार होकर कृतिका के घर निकल गए। वहाँ पर सचदेव जी, कृतिका के पापा, शकुंतला जी, कृतिका की माँ, सार्थक, कृतिका का भाई, स्वर्णा, सार्थक की वाइफ, सभी इंतजार कर रहे थे। और उन सब से अलग कृतिका तो अपने रूम में बैठी कुछ योजना तैयार कर रही थी। कुछ 9:30 बजे उनके दरवाजे पर दस्तक हुई तो चारों उनके स्वागत के लिए गेट पर पहुंच गए। अनुराधा जी ने अपने बड़े भाई के पैर छूने चाहे तो उन्होंने उनको और समर जी को अपने गले लगा लिया। सब छोटों ने बड़ों को खंबा खड़ी कहा, पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया और उसके बाद सब अंदर आ गए। सब सोफे पर बैठे तो सार्थक ने अपनी नज़र दौड़ाते हुए कहा, बुआ सा, आपने तो कहा था कि शिव भी आए हैं, पर हमारे भाई तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे हैं। कहीं सुबह ही वापस तो नहीं निकल गए? इतना कहकर वो हंस पड़ा तो बाकी सब भी मुस्कुरा उठे। उसकी बात सुनकर अब शिवांगी जी ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, इस बार वो भागे नहीं हैं, आते ही होंगे कुछ देर में। उनकी बात सुनकर सार्थक ने अब मुस्कुरा कर कहा, चलो अच्छा है, कम से कम इस बार तो हमें उनके दर्शन होंगे, वरना हमारे उन भाई के तो नखरे ही कुछ अलग है। सुबह पता होता है कि मिलने आने वाले हैं और शाम को पता चलता है कि उनका बुलावा आ गया तो जल्दबाजी में बिना मिले ही निकल गए। उनकी बात सुनकर एक बार फिर से मुस्कुराने लगे। अब चित्रा ने अपनी नज़र दौड़ाते हुए कहा, भाई सा, कृतिका जीजी सा कहाँ है? सार्थक ने कहा, अपने कमरे में है, जाओ जरा देख के तो आओ, क्या कर रही है वो सुबह से अपने कमरे में? सार्थक के इतना कहते ही चित्रा ने हामी भरी और सीढ़ियों से ऊपर भागी। नीचे मुहूर्त में तो अभी वक्त था तो सब बातों में लग गए। वहीं दूसरी तरफ गौरी के घर में आज किचन का काम गौरी ने संभाला हुआ था। ज्योति जी कैलाश जी के साथ जयपुर गई हुई थी, वो कल ही वहाँ चली गई थी क्योंकि उनके दोनों भाई और कैलाश जी की बहन सभी वहीं हैं। घर पर बस मयंक और गौरी रह गए, इसलिए गौरी ही आज स्पेशल खाना बना रही थी। सिंपल सा प्लाजो सूट पहने बालों को जल्दबाजी अतरंगी जूड़े में बांधा गया था, जिससे उसमें से निकलते बाल गौरी के चेहरे और गर्दन पर बिखरे हुए थे। चुन्नी को कंधे से लेकर कमर पर बांधा हुआ था। मेकअप के नाम पर बस होठों पर लिप ग्लोज लगाया था। एकदम सादगी की मूरत लग रही थी, फिर भी उसकी खूबसूरती की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम थी। करीब 8:30 बजे उसका फ़ोन बजने लगा। उसके दोनों हाथ आटे में सने थे। फ़ोन स्लेब पर ही एक तरफ रखा हुआ था। उसने स्क्रीन पर देखा तो भाभी नाम शो हो रहा था। वो उसको उठाने की कोशिश करने लगी, तभी वहाँ मयंक ने कदम रखा। उसको देखकर गौरी ने चैन की सांस लेते हुए कहा, अच्छा हुआ भैया जो आप आ गए, देखे तो सही भाभी क्या कह रही है। उसकी बात सुनकर मयंक ने फ़ोन उठाकर कान पर लगाया। वैसे ही कृतिका की आवाज़ आई, गौरी तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। मैंने बताया था ना कि इस बार भी शायद शिव नहीं आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ।
वो आया है और आज मेरे घर भी आने वाला है, तो मैं सोच रही थी तुम्हारी उससे एक मुलाकात करवा दी जाए। वैसे तो बुआ भी उसको लेकर तुम्हारे घर आएगी ही, पर मैं चाहती हूँ कि उससे पहले तुम दोनों एक बार मिल लो, कुछ बातें बातें करो, एक दूसरे को जानो, ताकि उसके बाद अच्छे से सोचने के बाद तुम फैसला ले सको कि ये शादी करनी है या नहीं। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है, मिलना चाहोगे एक बार उससे? उसने एक्साइटमेंट में एक ही सांस में सब कह दिया। बिल्कुल नॉन स्टॉप गाड़ी की तरह भागती चली गई। अपनी बात पूरी करने के बाद वो चुप हो गई। मयंक उसकी सारी बात शांति से सुनता रहा। जब कृतिका चुप होकर गौरी के जवाब का इंतजार करने लगी तो मयंक ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, काफ़ी अच्छा प्लान है, मुझे तो पसंद आया, पर तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें ये बात पहले मुझसे डिस्कस करनी चाहिए थी? उसकी आवाज़ सुनते ही कृतिका की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसकी बात सुनकर तो बेचारी की सांसें ही अटक गई। उसने हैरानी से अपना फ़ोन देखा कि कहीं गलती से मयंक को फ़ोन तो नहीं लगा दिया। जब उसको गौरी का ही नाम दिखा तो उसने फ़ोन वापस कान पर लगाया और हैरान परेशान होकर बोली, तुम? मैंने तो गौरी को फ़ोन किया, तो तुमने फ़ोन क्यों उठाया? उसकी बात सुनकर मयंक ने एक नज़र गौरी को देखा, जो आटा गूंथते हुए उसी को देख रही थी। फिर उसने आराम से कहा, वो काम कर रही है, इसलिए मैंने पिक किया तुम्हारा फ़ोन। अब अगर तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया हो तो ज़रा मेरे सवाल का जवाब दो, तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की इस बारे में पहले? उसका सवाल सुनकर कृतिका ने अपनी फिंगर क्रॉस कर ली और ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, वो मैं तुम्हें बताने वाली थी, मतलब तुमसे पूछने वाली थी, पर उससे पहले मैंने सोचा एक बार गौरी से पूछ लूँ। अगर उसे मिलना ही नहीं हुआ तो बेवजह तुमसे बात करने का तो कोई मतलब ही नहीं होगा ना। अगर गौरी हाँ कहती है तो मैं तुम्ही को सबसे पहले फ़ोन करती। उसने बड़ी ही चालाकी से खुद को सही साबित कर दिया। तो उसकी बात सुनकर मयंक ने मुंह बनाते हुए कहा, बहाना बहुत अच्छा बनाया है तुमने। खैर छोड़ो, बात तो तुमने ठीक ही सोची है। मैं गौरी से बात कर लूँगा और उसकी तरफ से हाँ ही होगी। यहाँ घर पर सब बड़ों के सामने तो शिव से बात नहीं कर पाएगी। शादी का फैसला बहुत बड़ा होता है, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि वो एक बार शिव से मिल ले, उनसे बात करे और फिर सोच समझ कर फैसला ले। उसकी बात सुनकर कृतिका ने खुशी से उछलते हुए कहा, तो तय रहा, कल गौरी और शिव एक दूसरे से मिलेंगे। कहाँ और कितने बजे मिलेंगे वो मैं शिव से बात कर कर तुम्हें बता दूंगी। चलो मैं फ़ोन रखती हूँ, बाद में बात करूँगी, अभी ज़रा तैयार हो जाऊँ। इतना कहकर उन दोनों ने बाय कहा और फ़ोन काट दिया। अब मयंक ने वापस फ़ोन स्लेब पर रखते हुए गौरी को देखकर सवाल किया, गुड़िया, तुम्हारी शिव के बारे में कृतिका से बात होती है? उसका सवाल सुनते ही गौरी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबरा कर उसको देखा तो उस गौरी के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर मयंक ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा तो गौरी ने अपना सर झुका लिया और धीरे से बोली, भैया, वो कॉलेज से आते वक्त कभी कभी भाभी का फ़ोन आ जाया करता था, तो वो उनके बारे में बताती थी। मैंने कभी भी उनसे कुछ नहीं पूछा, वो खुद ही बताती थी तो मैं सुन लेती थी। उसने घबराते हुए अपनी बात पूरी की। मयंक ने अब उसकी चिन पर उंगली रखकर उसका चेहरा ऊपर किया और उसकी झुकी नज़रों को देखकर बड़े आराम से बोला, तुमने कुछ गलत नहीं किया। जिस इंसान से तुम्हारा ज़िंदगी भर का रिश्ता जुड़ने जा रहा है, उसको जानने का हक है तुम्हें। मैं तो खुद सोच रहा था कि शिव यहाँ आए तो तुम्हारी उनसे मुलाकात करवा दी जाए, ताकि एक दूसरे को जानने के बाद सोच समझ कर शादी करनी है या नहीं ये फैसला ले सको। कृतिका ने बताया है कि शिव यहाँ आए हुए हैं। ये सुनते ही गौरी ने हैरानी से कहा, क्या वो आए हुए हैं? पर भाभी ने तो कहा था कि वो नहीं आने वाले हैं। उसकी बात सुनकर मयंक मुस्कुरा उठा। गौरी को एहसास हुआ कि वो क्या बोल गई और उसने अपनी नज़रें झुका ली। मयंक ने एक बार फिर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, उसने कहा उसको भी सुबह ही पता चला है कि शिव आए हैं, तो अगर तुम्हें उनसे मिलना हो तो कल का प्लान फाइनल कर दूं? गौरी चुप सी खड़ी रही। शिव से मिलने का सोचकर ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मयंक ने मुस्कुरा कर कहा, तो तुम्हारी चुप्पी को मैं तुम्हारी हाँ समझ रहा हूँ। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि तू उससे मिले, तो कल तुम दोनों मिलोगे।
टाइम बाद में बता दूंगा। कल जब उनसे मिलो तो उन्हें जानने की कोशिश करना, ताकि सोच समझकर शादी का फैसला ले सको। चलो अब जल्दी से यहाँ का काम ख़त्म कर कर बाहर आ जाओ। और अभी का तो तुमने बना लिया, पर रात का डिनर मैं बनाऊंगा अपनी प्यारी सी बहन के लिए। मयंक की बात सुनकर गौरी ने हामी भरी तो मयंक वहाँ से चला गया। अब गौरी ने अपनी नज़रें उठाई और उसकी कही बातों को याद कर कर खुद से ही कहा, आपके बारे में बहुत कुछ जान लिया है। फाइनली कल आपको देख भी लूँगी। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान फैल गई। उसने खुश होकर अपना काम करना शुरू किया। कृतिका के घर पर कुछ देर में चित्रा के साथ वह नीचे आ गई। कुछ देर बाद डोरबेल बजी तो उसने भागकर दरवाज़ा खोला तो सामने शिव को देखते ही वो खुशी से उसके गले लग गई। फाइनली तू आ गया। मुझे तो लगा था कि इस बार भी मुझे तेरे बिना ही राखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करना पड़ेगा, पर तूने तो अचानक आकर मुझे सरप्राइज़ ही दे दिया। वो उसके गले से चिपकी हुई थी और बोले जा रही थी तो शिव ने उसको दूर हटाते हुए मुंह बनाकर कहा, हट जल्दी, जोक की तरह चिपक गई। तो शिव ने उसको दूर हटाते हुए मुंह बनाकर कहा, हट जल्दी, जोक की तरह चिपक गई। अब क्या मारकर ही दम लेगी? उसकी बात सुनकर कृतिका की मुस्कान गायब हो गई। उसने गुस्से से कहा, तू ना मेरे प्यार के लायक ही नहीं है कान खजूरे। जब तक मुझसे 2-4 बातें ना सुन ले तेरे दिमाग में कीड़ा घूमता ही रहता है। उसने गुस्से से उसके सारे बाल बिगाड़ दिए तो शिव ने उस पर झपट्टा मारा, पर कृतिका फौरन वहाँ से भाग गई। तो शिव ने उसके पीछे भागते हुए कहा, रुक जा छिपकली, तुझे आज दुमकटी छिपकली बनाकर ही छोड़ूंगा। कृतिका ने उसकी बात सुनकर आगे भागते हुए कहा, आजा कान खजूरे, पहले मुझे पकड़ के तो दिखा। इतना कहकर वो उसको मुँह चिढ़ाते हुए जाकर अनुराधा जी के बगल में बैठ गई। शिव वहाँ पहुँचा तो बेचारे के कदम खुद रुक गए। उसने घूर कर कृतिका को देखा तो कृतिका ने शरारती मुस्कान के साथ अपनी दाईं आंख दबा दी। शिव के बिखरे बाल देखकर सार्थक ने उसको गले लगाते हुए कहा, ये क्या हुलिया बनाकर आ रहे हो? कहीं से कुश्ती लड़कर आ रहे हो क्या? शिव भी उसके गले लगा और फिर कृतिका को घूरते हुए बोला, भाई साहब, ये सब बंदरिया का काम है जिसे आपने अपने घर में रखा हुआ है। उसके इतना कहते ही कृतिका ने झट से कहा, बंदर होगा तू? शिव ने एक नज़र उसको घूर कर देखा, फिर सार्थक को देखकर बोला, भाई साहब, मेरी मानिए तो जल्दी से इसके हाथ पीले कर कर इसे यहाँ से 9-2-11 कीजिए, वरना इस पागल बंदरिया के साथ रह रहकर कहीं उसका असर आप पर होने लगा तो दिक्कत हो जाएगी। उसकी बात सुनकर अब कृतिका ने गुस्से से कहा, मुझे क्यों भगाएगा? भगाना तो तुझे चाहिए, कान खजूरा कहीं का। जब देखो तब अपनी अकड़ दिखाता रहता है। मैंने तो इंसानों की तरह ही तेरा वेलकम किया था, पर इज्जत तो तुझे रास ही नहीं आती। चला था मुझसे पंगे लेने, तो ये तो होना ही था। ये कहते हुए उसने मुंह बनाया तो शिव ने भी मुंह बनाकर कुछ कहना चाहा, पर उससे पहले ही सचदेव जी खड़े होते हुए बोले, चलिए ठीक है, आप दोनों अपनी लड़ाई बाद में कंटिन्यू कर लीजिएगा, अभी तो हमें अपने भांजे से मिलने दीजिए, वैसे भी बहुत कम नज़र आते हैं ये। दोनों ने ही उनकी बात सुनकर अपने कदम पीछे हटाने पड़े। शिव ने अब अपना हुलिया ठीक किया और खंबा खड़ी कहते हुए उनके पैर छू लिए। उन्होंने भी उसको गले लगाया और उसके बाद उसने शकुंतला जी के पैर छुए। उन्होंने भी उनको आशीर्वाद दिया। अब स्वर्णा जी ने किचन से बाहर आते हुए कहा, देवर जी, आप हमें कैसे भूल गए? उनकी आवाज़ सुनकर शिव के साथ साथ सबने उस तरफ देखा जहाँ से आवाज़ आई थी, तो नज़र स्वर्णा जी पर गई जो अपने दोनों हाथों में थाल पकड़े हुए आ रही थी। शिव मुस्कुराकर उनके पास चला गया और उनके हाथों से आरती की थाल लेकर उसको टेबल पर रखा, फिर उनके पैर छूते हुए बोला, आपको कैसे भूल सकते हैं? आपसे तो हमारा डबल रिश्ता है। देवर तो पहले ही थे और आपने राखी बांधकर अपना भाई भी बना लिया है। उन्होंने भी उसको आशीर्वाद दिया, फिर गले लगाते हुए बोली, क्या फ़ायदा है ऐसे डबल रिश्ते का? आप तो साल में मुश्किल से एक बार ही हमसे मिलने आते हैं। उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा तो शिव ने मुस्कुरा कर कहा, क्या करे भाभी सा, इन सब रिश्तों के अलावा एक और रिश्ता है हमारा अपने देश से। ये धरती हमारी माँ है और एक बेटे होने का फ़र्ज़ निभाना है और अपनी धरती माता की रक्षा करना हमारा पहला धर्म है। उसी को निभाने में बाकी रिश्तों को उनके हिस्से का वक्त नहीं दे पाते।
पर जब भी मौका मिलता है तो सबके पास आ ही जाते हैं। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुरा उठे। अब शकुंतला जी ने सबको देखकर कहा, चलिए अब जल्दी से राखी बांधिए, मुहूर्त शुरू हो गया है। बातें और शिकायतें बाद में आराम से करते रहिएगा। उनकी बात सुनकर सभी आदमियों को एक साथ बिठाया गया। सबसे पहले अनुराधा जी ने थाल उठाई और सचदेव जी के पास पहुंच गई। उन्होंने पहले उन्हें तिलक किया, फिर आरती उतारकर अक्षत और फूल उनके ऊपर छिड़का। सभी आदमियों ने सर पर रुमाल रखा था। अक्षत डालने के बाद अनुराधा जी ने उनका मुंह मीठा कराया तो सचदेव जी ने भी उनको मिठाई खिलाई। इसके बाद उन्होंने अपने भाई की कलाई पर बड़े प्यार से राखी बांधी। उन्होंने भी उनकी थाल में पैसे रखे और उनको गिफ्ट दे दिया। अनुराधा जी ने उनके पैर छूने चाहे तो उनको अपने गले लगाकर कहा, महादेव आपको दुनिया भर की खुशियाँ दे, हमारी भी उम्र आपको लग जाए और आपके सुहाग पर कभी कोई आँच न आए। इसके साथ ही उनका काम पूरा हुआ। समर जी की बहनें यहाँ नहीं थीं, पर उनकी राखी यहाँ पहुँच चुकी थी। गिफ्ट भी उन तक पहुँच चुका था। शकुंतला जी ने उन्हें उनकी बहनों की और अपनी राखी बांधी तो उन्होंने भी उन्हें गिफ्ट दिया। अब बारी आती है बच्चा पार्टी की। सबसे बड़ी शिवांगी जी थी तो वही आगे आई। उन्होंने सार्थक और शिव को तिलक कर उनकी आरती उतारी। अक्षत छिड़कने के बाद मिठाई खिलाई और दोनों की कलाई पर प्यार से राखी बांधी। दोनों ने उन्हें तोहफे दिए। उसके बाद स्वर्णा जी आई तो उन्होंने शिव और राजवीर जी को राखी बांधी। राजवीर जी की कोई बहन नहीं थी, कजन सिस्टर थी भी तो वो यहाँ नहीं थी। जब से उनकी शादी हुई थी तब से हर साल चित्रा और कृतिका उन्हें राखी बांधा करती थी और स्वर्णा जी के आने के बाद उन्हें एक और बहन मिल गई थी। दोनों ने उन्हें तोहफे दिए। फिर कृतिका उछलकर आगे आई। उसने सार्थक, राजवीर जी और शिव तीनों को बड़े प्यार से राखी बांधी। तीनों ने भी मुस्कुरा कर राखी बंधवा ली। राखी बांधते ही उसने अपना हाथ आगे करके कहा, चलिए अब हमारा गिफ्ट निकालिए। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। शिव ने तो मुंह बनाते हुए कहा, पता है मुझे लालची चुड़ैल, तू बस गिफ्ट के लिए ही राखी बांधती है। उसकी बात सुनकर कृतिका ने मुंह बनाकर कहा, ओ राक्षसों के सरदार, मेरा छोड़ अपना देख। मैं तो अपना हक मांग रही हूँ और तू ठहरा कंजूस मक्खी चूस जो मेरा हक देने में भी तेरे सीने पर सांप लौटने लगते हैं। दोनों ने एक दूसरे को घूर कर देखा। सब उनकी लड़ाई देखकर अपना सर पकड़े बैठे थे। सार्थक जी ने जल्दी से कृतिका के हाथ पर बड़ा सा गिफ्ट रखा। ये रहा मेरी प्यारी सी बहन के लिए प्यारा सा गिफ्ट। उसकी बात सुनकर कृतिका ने उसको देखकर मुस्कुराकर थैंक यू कहा और फिर शिव को घूरने लगी। तब शिवांगी जी ने दोनों को देखते हुए कहा, आप दोनों कभी नहीं सुधर सकते। कितने बड़े हो गए हैं और आज भी बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं। और शिव, आप क्यों बेवजह उसे तंग करते रहते हैं? जब खुद ही उनके लिए गिफ्ट लाने गए थे तो अब दे भी दीजिए, क्यों आज के दिन उनको दुखी कर रहे हैं? शिव ने उन्हें देखकर मुस्कुरा कर कहा, क्या करे जीजी सा, जब ये ऐसे गुस्से से देखती है ना तब जाकर विश्वास होता है कि ये हमारी ही जल्ली है। उसकी बात सुनकर जहाँ शिवांगी जी मुस्कुराने लगी वहीं कृतिका मुंह बनाकर कहा, पता है मुझे, इज्जत तुझे हजम नहीं होती। जब तक मेरे मुंह से अपनी तारीफ में दो चार अच्छी अच्छी बातें ना सुन ले तुझे चैन नहीं मिलता। चल अब चुपचाप मेरा गिफ्ट निकाल। उसकी बात सुनकर शिव ने एक गिफ्ट उसके हाथों पर रखते हुए कहा, ये रहा तेरा गिफ्ट। अब शादी पर मुझसे कुछ मत मांगियो। दोनों का गिफ्ट एक ही साथ दे दिया है मैंने। उसका इतना कहना था कि कृतिका ने गिफ्ट वापस उसके हथेली पर पटक दिया और मुंह बनाकर बोली, एक काम कर, इसे तू ही रख ले, काम आएगा तेरे। मुझे नहीं चाहिए तुझसे कुछ भी। वो गुस्से से शिव को घूरने लगी तो शिव ने वापस गिफ्ट उसको पकड़ाते हुए मुस्कुरा कर कहा, मजाक कर रहा था पागल, तेरी शादी के लिए बहुत स्पेशल गिफ्ट सोचा हुआ है मैंने। चल अब जल्दी से खोल कर देख और बता पसंद आया कि नहीं। उसके इतना कहते ही कृतिका ने गिफ्ट खोलना शुरू किया तो राजवीर जी ने उसकी तरफ एक गिफ्ट बॉक्स बढ़ाते हुए कहा, साली साहिबा, पहले अपना गिफ्ट तो ले लीजिए, उसके बाद खोलते रहिएगा।
उनकी बात सुनकर कृतिका ने गिफ्ट लिया और जल्दी से उन्हें थैंक यू कहने के बाद गिफ्ट्स खोलने लगी। उसने शिव का गिफ्ट खोला तो उसमें से सुंदर से सोने के झुमके निकले। शिव ने मुस्कुरा कर कहा, पसंद आया? उसका सवाल सुनकर कृतिका ने उसको देखा और झट से उसके गले लगकर बड़ी सी मुस्कान के साथ बोली, थैंक यू सो मच। बहुत 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 सुंदर झुमके हैं, मुझे बहुत पसंद आए। अब शिव भी खुश हो गया। उसके बाद नंबर आया हमारी छोटी का। उसने भी सार्थक, शिव और राजवीर जी को राखी बांधी तो तीनों ने उसे गिफ्ट दिया। उसके बाद सब ब्रेकफास्ट के लिए पहुंच गए।